तो सोच साहब, पहला सवाल आप ही से है मेरा, और वो सवाल ये है कि अगर आप इस गठबंधन को देखें तो कितनी आपको उम्मीदें लग रही हैं कि इस बार आप लोग कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे? और अगर कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ आकर ये कहते हैं कि अभी जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबको जेल में होना चाहिए, तो आप भी सहमत हैं क्या? आपके अध्यक्ष ये कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक यहाँ का इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में है, हमारी हुकूमत आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हुकूमत आ रही है, क्योंकि यहाँ के लोग तंग आ चुके हैं। जो बीजेपी का रूल बेसिकली जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल से है। पहले अलायंस में थे पीडीपी के साथ, उसके बाद 5 साल से एक अनइलेक्टेड इंसान के थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू अपनी हुकूमत चला रहे हैं। और इन सालों में इन्होंने क्या किया? एक तो लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ा दी, चाहे वो जमीन की हो, सरकारी नौकरियों की हो। सेकंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में सेकंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। औरतों में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर में, हाईएस्ट। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इन्होंने डर का माहौल पैदा किया, पॉलिटिक्स को बहुत फ्रेगमेंटेशन कर दी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसी से फरियाद नहीं कर सकते कि भाई मेरी मदद कीजिए, कुछ कीजिए, आप कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है इस बार लोगों ने ठान ली है कि जिन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, उनको इस वक्त हम एक बार मौका आया है, उनको हम दिखा देंगे कि हम कौन लोग हैं। और ये जम्मू है, कश्मीर है, चाहे चिनाब वैली है, चाहे राजौरी पुंछ है, हर जगह। तो इस बार हालात जो है वो हमारे फेवर में है। वो इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं, ये लोगों की आवाज है। और जहां तक आपने खरगे जी की बात की, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो कहा मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल में 10-20 सीटों की बात रही। अदरवाइज अगर ऐसा, मैं आपको ये बताता हूं कि अगर लोगों जो ओपिनियन पोल्स चल रही थी उस टाइम पे, फ्रॉड, अगर लोगों को ये गलत नहीं बताया गया होता कि भाई मोदी जी 400 पार होने वाले हैं, मुझे लगता है कि 10-20 या ये तकरीबन 50-60 सीटें और हार जाते। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो लोग भाईचारे के खिलाफ है, जो लोगों को मरवाते हैं, उनको तो जेल में ही होना चाहिए। आपको भी ऐसा ही लगता है? और अगर वाकई ये मैंडेट, अगर जैसा वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के लिए है, अगर वाकई ये मैंडेट, तो फिर उमर अब्दुल्ला क्यों चुनाव हार गए? और इस बार 2 सीट से वो इसीलिए लड़ रहे हैं, पहले कहा नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब लड़ रहे हैं। देखिए अंजना जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपका सवाल है कि ये मैंडेट किसके लिए है। इधर अगर आप अपना कैमरा दिखाएंगे, आपने कहा 20 लाख टूरिस्ट, 80 लाख टूरिस्ट, 1 करोड़ टूरिस्ट, कैमरा घुमाइए, एक शिकारा आपके डल में नहीं है। ये उन लोगों के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन लोगों के बिहाफ पे आप झूठ बोल रहे हैं। ये सारे शिकारा वाले जो घूमते थे ना, वो आज वहां बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोई 1 टूरिस्ट आएगा, कोई 2 टूरिस्ट आएगा। ये उस झूठ की राजनीति के खिलाफ मैंडेट मिलेगा हमें लोगों का। आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब तो बारामुल्ला की सीट हार गए। बिल्कुल हारे, उसी इंसान से हारे जिसपे यूएपीए का केस लगा था, उसी इंसान से हारे जिसपे केस लग के बीजेपी के अनंतनाग वेस्ट के उम्मीदवार ने बाज़ाबिता बयान देके कहा कि ये आदमी हमारा प्रॉक्सी कैंडिडेट है। आपने शुरुआत में कहा, आपने कहा कि आप सबको प्रॉक्सी क्यों कहते हैं। मैं 1 मिनट में आपको गिनाती हूँ। हमने किसी कांग्रेस के नेता ने कहा, हम किसको प्रॉक्सी गिनाते हैं। पहली बात, जब राम माधव जी 2018 में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करते हैं, 2018 नवंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हमारा बीजेपी फ्रंट खुलेगा, जिस फ्रंट में हमारी ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ रहेंगी, पीसी का नाम लेते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली जब अपने कैंडिडेट्स नहीं उठाते हैं, यहाँ के स्टेट अध्यक्ष बीजेपी के रविंद्र रैना साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कश्मीर घाटी में जो उनका चुनाव होगा वो बैट और बॉल होगा, तो अपनी प्रॉक्सी को खड़ा करते हैं। उसके बाद इन्हीं का कैंडिडेट आकर कहता है अनंतनाग वेस्ट का इंजीनियर रशीद हमारी प्रॉक्सी है। इनके मुंह से पर ये प्रॉक्सी वाली बात मेरी नहीं है, ये प्रॉक्सी वाली बात गुलाम अहमद मीर साहब आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि सबको प्रॉक्सी बोलोगे तो फिर ओरिजिनल कौन है। और एक सेकंड, अगर बीजेपी वाले कह रहे थे कि ये हमारी तरफ से हैं, तो बीजेपी वाले के कहने पे लोगों ने वोट दे दिया उनको, इंजीनियर राशिद को। जी
इंजीनियर रशीद का वोट जिस वक्त वो तिहाड़ जेल में, ये उसके बाद स्टेटमेंट आई। इंजीनियर रशीद साहब को जब लोगों ने वोट दिया, पहली बात वो बीजेपी के लिए कभी वोट नहीं था, वो तिहाड़ जेल के खिलाफ वोट था। वो उन 5000 कश्मीरी नौजवानों के लिए वोट था जिन पे यूएपीए का केस लगा है, जिस यूएपीए के केस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% होता है। या उन बच्चों पे केस लगा था कि एक बार एक रैली हुई थी, किसी बच्चे ने एक टी शर्ट पे कुछ लिख दिया था, उस टी शर्ट की बिना पे उसको अरेस्ट कर दिया था। यूएपीए के केस में टी शर्ट पे कुछ लिखा है, उस पे अरेस्ट कर दिया गया था। ये उन लोगों के लिए वोट था। ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर। जल्दी से कमेंट से सलमान साहब को। मैं ये बताऊं आपको, लोगों को पता है यहाँ पे प्रॉक्सी कैंडिडेट कौन है। बीजेपी ने जो कश्मीर में खासतौर से फ्रेगमेंटेशन की है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जो हमें देख रहे हैं घर पे, कि बीजेपी के टाइम में यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने कहा, जेल में भरना बहुत आसान, जेल से निकलना बहुत मुश्किल। वही पार्टी जो अरविंद केजरीवाल के रिहा होने पे बहुत शोर मचा रही थी हिंदुस्तान में, अब शोर नहीं मचा रही, शायद उसका खैर मकदम भी कर रही है। अब लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कौन प्रॉक्सी है कौन नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पता चल जाएगा आपको। तो इंजीनियर रशीद बीजेपी का प्रॉक्सी है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बीजेपी ने यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10वीं पार्टियां यहाँ पे उन्होंने खड़ी की है, इतने इंडिपेंडेंट खड़े किए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि इस बार उनकी डिग्निटी का सवाल है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के साथ हैं। सलमान साहब, लड़ने के लिए लड़ रहे हैं या कुछ कर भी पाएंगे? देखिए, ये बात, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब की छवि आप बच्चे से पूछिए, किसी से पूछिए कि उन्होंने अपने 2.5 सालों में काम किए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, जो काम हुए डेवलपमेंट। अब मैं चैलेंज करता हूं, हमारी बहन यहाँ बैठी है इफरा जान, 70 सालों में कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। और जो प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं आप, देखिए यहाँ एक, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर पीछे हम जाएं तो 87 से पहले यहाँ के जो गिलानी साहब थे वो भी एमएलए थे, वो भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा थे। क्या आज उनको, गिलानी साहब को आप कहेंगे कि वो उस वक्त चुनाव लड़ते थे तो वो बीजेपी के प्रॉक्सी हो गए? आज यहाँ के कश्मीर के लोग चाहते हैं कि ये खानदानी जो राज है उसको खत्म करके, चाहे बरकती हो, चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे हम हो, चाहे बाकी लोग हो, सबको यहाँ जमहूरियत है। गिलानी साहब ने भी चुनाव लड़ा। सलाहुद्दीन जो आज पाकिस्तान में आतंकी बने, किसने बनाए? जो 87 में यहाँ रिगिंग हुई, उसके बाद ही वो मजबूर हुए बंदूक उठाने के लिए। आज आप चाहते हैं, सुनिए, आज आप क्या चाहते हैं, एक लास्ट में, क्या आज आप चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद बंदूक उठाए? क्या आप, अगर वो मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं, आप, उनकी आजादी है, वो इस देश का हिस्सा है। इंजीनियर रशीद जो हैं, उन्होंने तो हिंदुस्तान के आईन पे जो है ओथ लेके एमपी का इलेक्शन लड़ा। वो 5 साल से जेल में है। आप तो लंदन में थे, आप तो लंदन में घूम रहे थे, वो तो 5 साल सलाखों के पीछे थे। 370 पे इनका जवाब चाहता हूँ। बीजेपी की बोली इनसे बोलने से क्या होगा? देखिए, मैंडेट चुनाव में मालूम पड़ेगा। आज उमर अब्दुल्ला साहब, हम उनका एहतराम करते हैं। आज शेख अब्दुल्ला साहब, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज उनको अपनी टोपी जो है लोगों के सामने दिखानी पड़ी और भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि आज अगर वो मजबूत होते तो वो आज भीख नहीं मांगते। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं, 370 की बात जो कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं पूछना चाहता हूं, सलमान सोज साहब यहां बैठे, हमारे मित्र हैं, यहां इफरा जान बैठी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 370 वापस लाएंगे। मैं जवाब चाहता हूं कांग्रेस के मित्र से कि वो 370 वापस दिलाएंगे कश्मीर के लोगों को, या ये सब झूठ का एक अलायंस बना हुआ है लोगों को धोखा देने के लिए। ये आइए असल मुद्दे की बात, 370 और 35 पे। ठीक है, एक बार इफरा जी को दे दीजिए। एक सेकंड, मैं इसके बाद आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। अगर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये तो फैमिली पॉलिटिक्स के खराब ही वर्डिक्ट था ना। सिर्फ 2 लाइन मुझे इनके पास आना है। सलमान नजावी साहब ने बहुत सारे सवाल किए। आप कहते हैं हम इनको प्रॉक्सी क्यों कहते हैं? पहले से लेके एंड तक का सवाल या तो कांग्रेस से किया या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया, जो पिछले 10 साल से ऑपोजिशन में है। जो इस टाइम सत्ता में गवर्नमेंट पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में है और सेंटर में है बीजेपी, उनसे एक भी सवाल नहीं किया। हम इनको प्रॉक्सी नहीं कहते हैं, ये खुद दिखाते हैं ये प्रॉक्सी हैं। उमर अब्दुल्ला क्यों हारे? एक पे जवाब दे दीजिए। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, अब इधर से मुझे लेने दीजिए, उसके बाद आएगा। बीजेपी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए। अगर वो कह रहे हैं कि कश्मीर की जनता, देखिए अनुच्छेद 370 हटाना, 35 से हटाना अलग बात है, लेकिन दिलों तक पहुंचना एक अलग कहानी होती है। जम्मू के आगे क्या कश्मीर में आपको लगता है, क्योंकि अभी तक तो नहीं हो पाया, आप लोकसभा भी लोग वोट करने के लिए निकले, लेकिन कश्मीर में बीजेपी के लिए नहीं निकले। देखिए, बीजेपी क्वाइट फ्रेश है।
बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है काफी नया है। अभी हम 10-12 साल से यहाँ फ्लरिश हो रहे हैं। जम्मू में तो बखूबी हमने अपनी सीटें ली है, मतलब 2 सीटों पे वी आर फ्लरिशिंग वेरी नाइसली। बात आती है जो इनकी, देखिए हमेशा से क्या हुआ है कि आप एनसी की गवर्नमेंट देखिए या पीडीपी की गवर्नमेंट देखिए, दे हैव बीन ट्राइंग टू करप द डेमोक्रेसी को कभी फ्लरिश करने नहीं दिया है। आज जो ये हर एक को प्रॉक्सी कह रहे हैं, प्रॉक्सी हर बंदे को प्रॉक्सी कह रहे हैं, हर कैंडिडेट को प्रॉक्सी कह रहे हैं, ये उमर साहब और फारूक साहब जो है ये डरते हैं। डेमोक्रेसी की जब स्ट्रेंथनिंग होगी तो इनकी जो डायनास्ट रूल है वो खत्म हो जाएंगे, इनकी जो प्रिंसली चेयर्स है वो उनसे छीनी जाएंगी, ये जो किंग्स और प्रिंस बन के बैठे हैं यहाँ वो छीनी जाएंगी। ये पर ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बीजेपी को तो ऑप्शन मानते नहीं ना लोग, यही तो। देखिए हमारे 19 कैंडिडेट्स हैं, अभी वी हैव फाइल्ड द नॉमिनेशन 19 कैंडिडेट्स। और इंडिपेंडेंट कितने उतारे हैं, सही सही बताइएगा। देखिए पहले फेज में अगर आप ये मानते हैं कि बीजेपी पहले ने फेज की सीटों में 92 अंजना जी, अगर आप ये मानते हैं, अंजना जी अगर आप ये मानते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट उठाए, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है। हमारी वजह से हमारी गवर्नमेंट में लोग चुनाव से नहीं डर रहे, बंदूक नहीं उठा रहे, राइट फॉर्म में जा रहे अपनी आवाज को ओपिनियट करने के लिए। बंदूक उठा के अपनी आवाज को ओपिनियट नहीं करेंगे, असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां अपने आप को ओपिनियट करेंगे। आप पिछली बार की पोलिंग देख लीजिए, इस बार की पोलिंग देख लीजिए, ये हालात नहीं बदले तो क्या हुआ है? डर नहीं है, खौफ नहीं है। जो डर और खौफ ये लोगों को सुनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं वो नहीं है। हमने 4 कॉन्टोर्स पे काम किया, हमने बेसिक 4 कॉन्टोर्स पे काम किया, नेशनल इंटीग्रिटी पे काम किया, इसीलिए 370 और 35 ए हटा। हमने इकोनॉमी पे काम किया, तभी जाके आपका टूरिज्म बूम आया है। हमने अकाउंटेबिलिटी पे काम किया और ट्रांसपेरेंसी पे किया। देखिए डेटा बढ़ा है, वो तो कह रही है कि खाली है। ये अभी एक 15 मिनट और 5 मिनट के सिनेरियो को ये आप कहते हैं आप उधर की तरफ चलिए, चलिए हम नाव फिर वहां की तरफ घुमाते हैं आपकी, और वहां चल के देखते कैसे है। और हम होटल्स में चलते हैं, लेट्स गो, आई ऑफर यू माय इनविटेशन, लेट्स हैव कॉफी इन एवरी होटल्स एंड लेट्स सी हाउ मेनी टूरिस्ट एंड हाउ मेनी पीपल यू विल फाइंड देयर। मुफ्ती हारी, देखिए एक तो उनको भारी पड़ा है बीजेपी से गठबंधन, सही है कि नहीं है? एक जो उन्होंने गठबंधन किया और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसका खामियाजा भी भुगत रही। और परिवारवाद के खिलाफ हम लोग भी सड़कों पर निकलते हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स से लोग तंग आ चुके हैं यहाँ के लोग, वो भी एक सच्चाई है या नहीं? सबसे पहले मैं आपसे थैंक करना चाहूंगा आज ये पैनल पे बुलाने के लिए, थैंक्स लॉट। मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि सॉर्ट ऑफ ये फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है, सो लेट पीपल डिसाइड व्हाई आर वी डिबेटिंग ऑन द फैमिली पॉलिटिक्स। क्योंकि वो हारी है, ये लोगों को हारी नहीं है, इस बार चुनाव भी नहीं लड़ रही। नहीं हारी नहीं है वो। मैं आपसे ये बताऊं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे महबूबा मुफ्ती जी ने, शी हैज टेकन 26% वोट्स, जो आई एम सॉरी 22% वोट्स, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही साउथ की सीट से 23% वोट लिए हैं, और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस दे हैव टेकन 23 वोट्स। सो वी वर फाइटिंग अगेंस्ट 2 पीपल, दो लोगों से, सांसद उनके, दो सांसद उनके, एक निर्दलीय, मेरी बात आपका 0 है स्कोर। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। जैसे हम ये देखें कि अगर हमारा 10% जो हमारा ये इलेक्टोरल रेशियो रहा है, वो 10% आप नहीं मानिए, उसको 20% मान के चलिए, बिकॉज हमने जम्मू की जो हमारी 3 सीटें थी वहां से किसी को नहीं उठाया। सो ये 10% जो है इसको 3% बताते हैं, ये हमारे लिए ये अप्रोक्सीमेटली 20% का है। देन मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे अभी आप इनसे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के बारे में पूछ रहे थे, लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ वो एक ना, ये आपके प्रॉक्सी कैंडिडेट्स का एक ओवरव्यू। आप ये हालात देखिए कि अभी किन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो उनका क्रिकेट स्कैम था, उन्हें किस पर्टिकुलर पॉइंट पर वहां से एक्विटल मिला, एंड व्हाई हैज दिस पॉइंट बीन चोजन, जबकि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा यूटी में। सो उसको 2 सीट से लड़ रहे हैं, 2 से लड़ रहे, वही महबूबा जी क्यों नहीं लड़ रही? उन पे आप ऐसे मत देखो, मुझे बताइए। क्योंकि शी सेड मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं उठूंगी। 6 महीने पहले उसने 6 महीने पहले उन्होंने बोला था कि मैं यूटी के असेंबली इलेक्शंस नहीं लड़ूंगी, यूटी असेंबली नहीं लड़ूंगी, मैं गवर्नर के पास नहीं जा सकती अपना पीएसओ चेंज करने के लिए। सो लेट मी, मैं उनको तीसरी पीढ़ी को लॉन्च करना था, मैं ये 2 चीजें, उनको अपनी बेटी को लॉन्च करना था, उनको चुनाव में उतारा, खुद नहीं उतर रही है, ये वजह है। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तीसरी पीढ़ी को लॉन्च करने के लिए दूसरी पीढ़ी को घर बैठने की जरूरत नहीं है। मैं ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि जैसे जो हमारा जो नैरेटिव है, जो हमको लग रहा है, जो हमको दिख रहा है, वो ये है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अभी फारूक साहब का स्कैम से एक्विटल हुआ है, ये एक पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर हुआ है कि जो गवर्नमेंट आपकी आने वाली है कल की, वो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाली है।